नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में आज दो बड़ी खबरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कौन सी चाल चली है जिसने महागठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। खासकर तेजस्वी यादव के सामने ओवैसी को लेकर ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई है कि उनके आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में मुसलमान इतने अहम क्यों हैं, क्यों महागठबंधन के लिए मुस्लिम वोटरों को साधना इस बार इतना जरूरी हो गया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बिहार की राजनीति समय के साथ बदलती जा रही है और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि झारखंड की राजधानी रांची में आखिर किसने पुलिस वालों पर हमला किया, आखिर क्यों पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले बात हम लोग करेंगे बिहार और बिहार चुनाव को लेकर जारी सियासत की। दरअसल एआईएमआईएम ने इस बार बिहार से पहले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता करके एक बड़ी चाल चल दी है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर दावेदारी कर महागठबंधन खासतौर पर तेजस्वी यादव की मुश्किल जो है बढ़ा दी है। तो ऐसे में सबकी नजर अब तेजस्वी यादव पर है कि वो ओवैसी को लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव में सीमांचल इलाके में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर साबित हुए थे और 5 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल जरूर हो गए थे, लेकिन ओवैसी बिहार में अपनी मजबूत स्थिति बनाने में कामयाब हो गए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी बिहार चुनाव में महागठबंधन के भाईजान बनेंगे। इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे में सभी दलों ने अपने अपने समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। ऐसे में बिहार की सियासी सरगर्मी अचानक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बढ़ा दी है, जिसने बिहार चुनाव में राजद कांग्रेस के महागठबंधन के साथ मिलकर उतरने की इच्छा जताई है। मैंने स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की है गठबंधन के लोगों को कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव से बिहार के आमजनों का नुकसान होगा और बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियां इस वक्त विराजमान है गद्दी पर, उनको हटाने के लिए जरूरी है कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोका जाए। उसके लिए जरूरी है कि लाइक माइंडेड लोग एक साथ हों। तो हमने भेजा है कि भाई देखो, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के आने वाली पीढ़ी के लिए, बिहार के दलितों के लिए, बिहार के अकलियतों के लिए जरूरी है कि इन लोगों को गद्दी से हटाओ। एआईएमआईएम ने सार्वजनिक तौर पर महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। लालू प्रसाद यादव से बड़ा दिल दिखाते हुए एनडीए को हराने के लिए एक साथ आने की अपील की है। एआईएमआईएम ने चुनाव से पहले बिहार में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए महागठबंधन के सामने एक बड़ा पासा फेंका है, जिसे राजद ने अभी तक भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हो, लेकिन सीधे तौर पर जुड़ने से इनकार भी नहीं किया है। और इस संबंध में कोई भी फैसले शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा और महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में लिया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से सभी को समझ लेना चाहिए। महागठबंधन अपने विचारों के साथ, संकल्पों के साथ, सभी में एकजुटता और एकरूपता के साथ जो बिहार की राजनीति में परिवर्तनकारी राजनीति के रूप में और राजनीति के कारक के रूप में लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। राजद ने साफ कर दिया है कि जिन्हें तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार है, वो गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला तेजस्वी यादव को ही लेना है, जो कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एआईएमआईएम सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। ओवैसी की पार्टी सीमांचल में अपनी दावेदारी क्यों मजबूत मान रही है, इसे समझने के लिए आपको साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एआईएमआईएम के प्रदर्शन को देखना होगा। 2020 में एआईएमआईएम बिहार में 20 सीट पर चुनाव लड़ी। इन 20 सीटों में से एआईएमआईएम 5 सीट जीतने में सफल रही। इन 20 सीटों पर एआईएमआईएम को 14.28% वोट मिले। एआईएमआईएम ने 2020 में अमौर, कोचा धामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज में जीत हासिल की।
हालांकि चुनाव के बाद एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, लेकिन अपने वोट शेयर के आधार पर एआईएमआईएम 50 सीट पर दावा ठोक रही है। एआईएमआईएम का सीमांचल में अच्छा खासा प्रभाव है और यहां की मुस्लिम बहुल सीटों पर 2020 में 5 सीट एआईएमआईएम जीतने में कामयाब रही थी। हम लोग तो 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा 100 सीटों पर लड़ेंगे फाइनल नहीं है। हमारे फाइनल तो करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन हम लोगों को जो तैयारी का हुक्म दिया है 25 जिला में हम लोगों ने अपना संगठन बनाया है और है कि हमारी तैयारी चल रही है। एआईएमआईएम को पता है कि बिहार में मुस्लिम वोटर शुरू से राजद के कोर वोटर रहे हैं। भले ही पिछले चुनाव में 5 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे, लेकिन इस बार भी पार्टी को वैसी ही सफलता मिलेगी ये जरूरी तो नहीं। यही वजह है कि एआईएमआईएम राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए एआईएमआईएम के लिए बड़ा दिल दिखाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर राजद का कोर वोटर बैंक रहा है। महागठबंधन में शामिल होने पर सीमांचल की सीटें बांटनी होगी। ज्यादा सीट देने पर सीमांचल में ओवैसी की पैठ मजबूत होगी। मुस्लिम वोटर्स का एआईएमआईएम से जुड़ाव बढ़ेगा। बिहार में ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स राजद का वोट बैंक रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव ये नहीं चाहेंगे कि कोई और पार्टी बिहार में मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत करे। यही वजह है कि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की राह आसान नहीं होगी। तेजस्वी यादव के लिए बड़ा दिल दिखाना इसलिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि राजद महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव खुद को इंडिया गठबंधन का चेहरा मानते हैं। ऐसे में ओवैसी की एंट्री से सीटों के बंटवारे से राजद की सीटें कम हो जाएंगी, जिससे उनकी स्थिति महागठबंधन में कमजोर हो जाएगी। हालांकि ओवैसी की पार्टी पहले ही ये कह चुकी है कि अगर उन्हें महागठबंधन में शामिल किया जाता है तो वो कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन फिर सवाल वही है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मान जाएगी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम के लिए किसकी सीटों में कटौती की जाएगी? क्या महागठबंधन के बाकी घटक दल कम सीट पर मानेंगे? क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने हिस्से की सीट एआईएमआईएम को देगी? बिहार में जेडीयू बीजेपी की जोड़ी लंबे वक्त से हिट रही है। अगर एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट बटेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में अब सियासी बॉल तेजस्वी के पाले में है। देखना होगा कि एआईएमआईएम को लेकर क्या फैसला तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल लेता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका महागठबंधन की ओर चुनावी गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाने की खबर को समझने के लिए पहले आपको सीमांचल को समझना जरूरी है। सीमांचल का इलाका बिहार के उन 4 जिलों को माना जाता है जो कि बिहार के सीमावर्ती हैं और इन जिलों की पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। सीमांचल में 4 जिले हैं जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। और सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, यानी बिहार की 243 में से 24 सीटें सीमांचल के इलाके से आती हैं। तो सीमांचल को समझने के लिए सीमांचल के जातीय समीकरण को भी समझना बहुत जरूरी है। आइए उसको भी समझते हैं। सीमांचल देखिए मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ की औसतन हर सीट पर 36 से 37% मुस्लिम मतदाता है। तो अगर जिले के हिसाब से मुस्लिम आबादी की बात करें तो किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी, कटिहार में 45% मुस्लिम आबादी है, जबकि पूर्णिया में 39% मुसलमान हैं। अब आइए सीमांचल की सियासत को समझते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि आज ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ गठबंधन की पहल कर रही है। तो आइए 2020 का रिजल्ट जान लेते हैं। देखिए 2020 में सबसे ज्यादा बीजेपी ने चौंकाया था। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 5 सीट पर जीत मिली। वहीं ओवैसी की पार्टी को भी 5 सीट पर जीत मिली थी। जेडीयू के खाते में 4 सीटें आई थी, जबकि आरजेडी और सीपीआई-एमएल को महज 1-1 सीट से समझौता करना पड़ा।
यानी 2020 में ओवैसी ने आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया और सीमांचल की 24 में से 5 सीटें जीत ली। अब आइए असली खबर, यानी कि ओवैसी की पार्टी के महागठबंधन के साथ आने की जो चर्चा है उसको समझते हैं। देखिए, एआईएमआईएम ने गठबंधन को प्रस्ताव भेजा है, एनडीए के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि एआईएमआईएम की ओर से सीमांचल की प्रमुख सीटों पर दावा भी किया जा रहा है। अब एआईएमआईएम ने तो महागठबंधन की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, लेकिन समझौते का पेच क्या है, क्या पेच फंस रहा है, आइए उसको समझते हैं। दरअसल आरजेडी का सियासी समीकरण क्या है वो आपको बता दें। एमवाई समीकरण कहा जाता है, यानी कि मुस्लिम और यादव का गठजोड़। आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है मुस्लिम और यादव। मतलब ये कि आरजेडी हमेशा से मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम वोट को बेस वोट मानता रहा है। दूसरी ओर एआईएमआईएम के तो इनका जो नाम ही है वो ही मुस्लिम शब्द से है, यानी कि ओवैसी और उनकी पार्टी भी मुस्लिम की ही बात करती है। मतलब ये कि ओवैसी की पार्टी का दावा भी वही वोट बैंक है जो आरजेडी का है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या अपने मुस्लिम वोट में बंटवारे के लिए आरजेडी तैयार होगा? क्योंकि एक बार अगर मुस्लिम वोट बटे तो भविष्य में भी बटते ही रहेंगे, और एआईएमआईएम का जनाधार बढ़ा तो आरजेडी का बेस वोट घटेगा, यानी कि ओवैसी की पार्टी को जो भी वोट मिलेगा उसमें से ज्यादातर आरजेडी का ही होगा। ऐसे में आरजेडी पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार होती है या नहीं, ये देखना होगा। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। चिराग पासवान का सीएम नीतीश को पत्र। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर पत्र भेजा गया है। इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। पीएमसीएच में भी लापरवाही पर सवाल उठाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को पत्र लिखा है जिसमें मुजफ्फरपुर रेप कांड का जिक्र किया गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर ही पत्र है और इस मामले में देखिए कठोर कार्रवाई की मांग की गई है चिराग पासवान के द्वारा। पीएमसीएच में जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं और ये पत्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा गया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर यह पत्र, इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीएमसीएच में लापरवाह व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब चिराग पासवान ने भी लापरवाह व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। इस पत्र में पीएमसीएच की लापरवाही पर भी सवाल उठाए गए हैं। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर यह पत्र चिराग पासवान के द्वारा, इस वक्त की ये बड़ी खबर। इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग चिराग पासवान के द्वारा की जा रही है। सीएम नीतीश को पत्र लिख करके इस मामले में कठोर कार्रवाई यानी कि कड़ा एक्शन लेने की बात की जा रही है। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को पत्र लिखा है, इस पत्र में और क्या कुछ जिक्र किया गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस ढंग से मुजफ्फरपुर का रेप का मामला हुआ और उस बालिका की मौत हो गई, उसके बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को सीधा पत्र लिखा है और पत्र में 2-3 बातें बड़ी गंभीर ढंग से उठाई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पे लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा किया है और बताया है कि जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और जो हत्या हुआ है उसको न्याय दिया जाए और सीधा सार्वजनिक जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसकी असफलता पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। उनका कहना है कि 3 मांगे उन्होंने रखी है। बताया कि पीएमसीएच में एम्बुलेंस में अगर 6 घंटे तक इंतजार अगर कराया जाता है तो ये बिल्कुल अमानवीय है और ये सिर्फ चूक नहीं है बल्कि ये अपराध है और इस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि जो बलात्कारी हैं उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी कर उनको कठोर कार्रवाई की जाए और जो पीएमसीएच का जो प्रशासन है, डॉक्टर है। लेकिन रवि, देखिए एनडीए के सहयोगी होकर पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, इस पर भी अब देखिए लोग नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर में जिस बालिका के साथ ये कांड हुआ वो दलित बच्ची थी और वहां पे मिलकर के चिराग पासवान ने न्याय दिलाने की बात भी कही थी, वहां मिलकर के भी आए थे और दलित होने के नाते इन्होंने मजबूती से सवाल खड़ा किया है और अपने ही सरकार से ये कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और ये दर्शाता है कि इस मामले को लेकर के चिराग पासवान जो है वो सक्रिय हैं। अब देखना होगा कि इसका जो जवाब है वो किस ढंग से आता है। लेकिन इस घटना पे एक ढंग से कहें तो पीएमसीएच प्रशासन और जो
अपराधी हैं उस पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं चिराग पासवान जी। लेकिन चिराग पासवान के द्वारा ये पत्र लिखना, क्या अपने ही सरकार पर सवाल उठाना नहीं हुआ? क्या पुलिस व्यवस्था जो है उस पर ये सवाल उठाना नहीं हुआ? बिल्कुल, और यहाँ पर चिराग पासवान ने बड़ी खुलकर और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उससे ये साफ है कि अपने ही सरकार पे उन्होंने सवाल खड़ा किया है और बताया है कि यह जिस ढंग से ये काम हुआ है और यह जो घटना है वो सिर्फ बर्बरतापूर्ण नहीं है और पूरी स्वास्थ्य जो प्रणाली है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, उस पर सवालिया निशान खड़ा किया है। मतलब स्वास्थ्य विभाग पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने ये मांग की है और एक ढंग से कहें कि विपक्षियों को भी सवाल उठाने का एक मौका दे दिया है। बिल्कुल। और रवि, पीएमसीएच की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है चिराग पासवान ने। सबसे जो गंभीर सवाल उठाया है उन्होंने वो पीएमसीएच को लेकर के है। उनके अगर शब्द देखें, उन्होंने लिखा है कि यह पीड़ादायक है कि जिन दरिंदों ने उन मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जो दोषी हैं, और पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टर और प्रशासनिक जो स्टाफ है वो 8 घंटे तक वो पीएमसीएच के बाहर वो एम्बुलेंस में बैठी रहती है, लेकिन उसको वहां पर इलाज नहीं किया जाता है। तो आखिर जो अमानवीय चेहरा सामने आया है, आखिर इतने देर तक जो है वो अस्पताल में क्यों नहीं उनको इलाज किया गया? पहले फौरन अगर इलाज किया जाता तो शायद चीजें बच सकती थी। तो उस पर गंभीर सवाल क्या है कि जो उसमें डॉक्टर हैं, जो प्रशासन है, जो स्टाफ है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रवि। देखिए, मामले में कठोर कार्रवाई की मांग केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा, देखिए ये पत्र है जो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसी पत्र के माध्यम से चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को पत्र लिखा और एक तरीके से अपने ही सरकार पर सवाल उठाया है। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर ये पत्र है और पीएमसीएच में लापरवाह व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठाया गया है और कठोर कार्रवाई की जो है मांग की जा रही है चिराग पासवान के द्वारा। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने के लिए हर राजनीतिक दल तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। मुसलमान वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार चुनाव से पहले एम फैक्टर बिहार की सियासत के केंद्र में कैसे आ गया? बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी कितनी है और विधानसभा की कितनी सीटों पर यह प्रभाव डाल सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल यह कि आखिर मुस्लिम वोटर बिहार के राजनीतिक दलों के लिए इतने अहम क्यों हो गए? इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये समझ आएगा कि क्यों एम फैक्टर ने बिहार की सियासत में तूल पकड़ रखा है। देखिए, सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। कहीं इफ्तार के बहाने मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश, तो कहीं मन से खुलेआम खुला वक्फ संशोधन बिल का समर्थन। कोई मन से इंशाअल्लाह के नारे लगा रहा है, तो कोई ईद पर सौगाते मोदी के जरिए सबका साथ सबका विश्वास का भरोसा जता रहा है, तो कहीं भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने की कोशिश। ये तमाम हथकंडे इसलिए ताकि बिहार विधानसभा चुनाव की नैया आसानी से पार हो जाए। क्यों बिहार में मुस्लिम को लुभाने की होड़ मची है? क्यों हर राजनीतिक दल मुस्लिम वोटरों का साथ चाहते हैं? क्या मुस्लिम वोटर सत्ता दिलाने का एकमात्र रास्ता है? क्या मुस्लिम वोटर इतने प्रभावशाली हैं कि उनके साथ से समीकरण बदल सकते हैं? मुसलमान बिहार के पॉलिटिक्स में कितने प्रभावशाली हैं और पाटलिपुत्र की सत्ता तक पहुंचने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं? ये समझने के लिए आपको बिहार में मुस्लिमों की आबादी का फैक्टर समझना होगा। मुस्लिम वोटों का गणित। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बिहार की 47 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। सीमांचल की 24 में से 23 सीट पर मुस्लिम वोटर 50% के करीब हैं। यानी कि सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही जीत और हार तय करते हैं, जबकि बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता काफी प्रभावशाली हैं। यानी कि अगर मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट करते हैं तो उनकी जीत की राह काफी आसान हो जाती है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को अगर देखें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 21% मुस्लिमों का वोट मिला था, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 60% मुस्लिम वोट मिले।
2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिले, जबकि 78% मुस्लिम वोटरों ने महागठबंधन को वोट दिया। 2019 में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिले, जबकि आरजेडी और कांग्रेस को 77% वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए को सिर्फ 5% वोट मिले, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 77% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले। और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 12% मुस्लिम ने वोट दिया, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को एक तरफा 87% मुसलमानों ने वोट किया है। इस वोटिंग पैटर्न के हिसाब से बिहार के मुस्लिम वोटर का झुकाव आरजेडी और कांग्रेस की ओर लगता है, और यही वजह है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने सेक्युलर चेहरे के जरिए मुस्लिम वोटरों को एक बार फिर अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की आजादी के बाद मुसलमान कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है। बिहार में 1970 तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया। 1971 के बाद मुसलमानों की पॉलिटिक्स में बदलाव शुरू हो गए। 1977 में मुस्लिमों ने कांग्रेस की जगह जनता पार्टी को वोट किया। 1980 में मुस्लिमों ने फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई। 1990 में मुस्लिम वोटर फिर से कांग्रेस से छिटक गए। 1990 से मुस्लिम वोटर आरजेडी के लिए वोट करते आ रहे हैं। 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव ने एमवाई का ऐसा समीकरण बनाया कि उसके बाद से मुस्लिम वोटर आरजेडी के कोर वोट बैंक हो गए। हालांकि इसके बावजूद मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा वर्ग आरजेडी से छिटकता रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर ही अगर नजर डालें तो 2020 में मुस्लिम वोटरों ने खुलकर महागठबंधन को वोट किया। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 77% मुसलमानों ने वोट किया। 11% वोट ओवैसी के पार्टी काटने में कामयाब रही और बाकी के 12% वोट जेडीयू और बीजेपी अन्य दल को मिले। एनडीए गठबंधन बिहार में मुस्लिम वोटरों की ताकत को अच्छी तरह से समझती है। वैसे भी पिछली बार के चुनाव में महागठबंधन और एनडीए की जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। यही वजह है कि इस बार नीतीश और बीजेपी दोनों मिलकर इस फासले को और बढ़ाने के लिए तमाम जुगत कर रहे हैं। लुभाने में मुस्लिमों को कामयाब रहे, ऐसी कोशिश की जा रही है। और ऐसे में बिहार के मुस्लिम मतदाता को कौन लुभाने में कामयाब रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साफ है कि मुस्लिम वोटर इस बार सियासत के केंद्र में रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस